मैं लोअर मिडिल क्लास में बड़ा हुआ हूँ। मुंबई के आज के ज़माने में उसको झोपड़पट्टी भी कह सकते हैं। मैं ऐसे एरिया में रहता था कि जहाँ पर पुलिस को आने से भी डर लगता था, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो और हम खिड़की से बहुत कोने से देख रहे थे और फिर उसमें से एक ने कहा, इस घर को पहला फोड़ दो, काट डालो। बहुत जेल में जाने के बाद मैंने बहुत लोगों से बात किया। जेल में जाने के बाद मतलब जिनके द्वारा मर्डर हुआ है। तो मैंने पूछा, आप तो अच्छे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तब सबने एक ही जवाब दिया। तो वहां पे जैसे ही लैंड हुआ, मैंने कदम रखा एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। एक ऐसे परिवार में जहां बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन वन फाइन डे ऑल ऑफ अ सडन आई लेफ्ट एवरीथिंग। जो मुझे नहीं पता था, ऐसा व्यक्ति जो 8 बजे के पहले कभी उठा नहीं है, वो सुबह 4 बजे उठने लगा। अच्छे साइंटिस्ट गहराई में जाके स्पिरिचुअल बनते हैं और स्पिरिचुअल लोग अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। पॉडकास्ट द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सचिन परब जी। सचिन जी ने MBBS किया है, MBA किया है, MSc किया है योगा में, MSc किया है काउंसलिंग में और ऐसी कई सारी डिग्रीज़ उन्होंने हासिल की है। सब मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी डिग्रीज़ है। ही इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द कैंपेन माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया। उन्होंने 5000 से ज़्यादा लेक्चर्स डिलीवर किए हैं आज तक अलग अलग टॉपिक्स पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। तो चलिए करते हैं उनसे बातें। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति। तो मुझे आपको ये पूछना था कि आप डॉक्टर हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो लोगों के हिसाब से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है। साइंस में कॉन्क्रीट प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं मिलता। तो लोग इन दोनों को बहुत अलग समझते हैं, अलग डोमेन से। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा ऐसा मानना है कि ये सोच को हमको बदलना पड़ेगा। हम 21st सेंचुरी में हैं, 2024 में। साइंस कंप्लीट है और स्पिरिचुअलिटी इनकम्प्लीट है। और आजकल लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बगैर साइंस कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों मान्यताओं के ऊपर हम सोच सकते हैं। साइंस ने प्रूफ दिया है, ठीक है ना, पर अभी जो हमारा साइंस है वो डेवलपिंग साइंस है ना, वो संपूर्ण नहीं है। नंबर 1, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी साइंस में हुई। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, हम कुछ दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए और हमको लगता है वो उसकी जान बचाएगी, लेकिन फिर उस दवाई को हमको बैन करना पड़ता है क्योंकि उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। कई सारे कंसेप्ट साइंस के बदलते जा रहे हैं और साइंस उसको एक्सेप्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी भी एक प्रकार का साइंस ही है, लेकिन हमारे पास इस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसके इफ़ेक्ट को मेजर कर सके। ओके। उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे साइंस नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, जब वो साइंस की गहराई में जाते हैं तो अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। बहुत सारे आविष्कार अगर आप गहराई में देखो तो स्वप्न में हुए हैं, या हम इसको कहते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, है ना। तो वो एकदम गहन चिंतन में जब चले जाते हैं तब उनको वो टच हुआ है। तो ये क्या है गहन चिंतन में जाना? ये आप स्पिरिचुअल की तरफ ही जा रहे हैं। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर पढ़ो जीवन कहानी, जिसको साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहा गया है, तो वो भी भारत आए थे और भारत में उन्होंने तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चर्चा की है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है, जिससे इंस्पिरेशन लिए है। नासा के कई साइंटिस्ट हैं जो भारत के स्क्रिप्चर्स का स्टडी कर रहे हैं। मैं खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल रिसर्च है। तो मैं आपको थोड़ा अनुभव सुनाता हूँ। हमने एक दवाई मार्केट में लॉन्च की। अभी वो दवाई क्या है पता है? वो दवाई माना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो मैं सबका तो नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन
लैक्टो करके कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिडोफिलस। अब ये किस में पाए जाते हैं? तो ये दही में पाए जाते, कर्ड में। राइट। हम वो ऑर्गेनिजम्स को पैकेट करके बेच रहे हैं और उससे पेट का स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज अगर आप इंटरनेट खोल के देखो तो गट हेल्थ के ऊपर कितना सारा डेटा है कि गट हेल्थ अच्छा है तो आपका वजन, मानसिक स्वास्थ्य, सभी के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा हुआ है गट हेल्थ के ऊपर। यस। अभी आयुर्वेद का बहुत पुराना विचार है कि आपका पेट अच्छा है तो ऐसे कहते हैं पेट साफ तो सब रोग माफ। या आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं कि अग्नि जो है, जाठरा अग्नि, पाचन, वो अगर अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आज का मॉडर्न साइंस इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लो तो आप ठीक हो जाएंगे। अभी इसका शास्त्रों के साथ क्या कनेक्शन है? तो आप अगर देखेंगे कि श्री कृष्ण का चरित्र जो दिखाया है वो माखन खा रहा है, दही खा रहा है, तो एक्चुअली क्या उनके पास ये नॉलेज था कि ये खाने से पेट अच्छा रहता है और पेट अच्छा है तो शरीर अच्छा रहता है? Okay. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी वाज अ एडवांस साइंस। और बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड इस समय स्वीकार करता है कि आयुर्वेद सबसे पुराना मेडिकल साइंस है, ये एक्सेप्ट करते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेड है तो उसमें सुश्रुत करके एक सर्जन है। अभी आजकल के ज़माने में जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो 90s में हम डेड बॉडी को उसका डिसेक्शन करते, स्कालपेल लेके डेड बॉडी पड़ी रहते फॉर्मेलिन में। उस ज़माने में माना 5000 वर्ष पूर्व, माना वर्तमान जो उनका कैलकुलेशन है उस हिसाब से, तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो वो नदी के बहते पानी में बॉडी को रखते थे। और उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं थे। आजकल हम किसी भी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, पर उस समय वो हाथ में कुंचला ब्रश लेते थे और स्किन को ऐसे निकाल के देखते थे क्या है अंदर। उस समय सुश्रुत ने बताया कि स्किन के अंदर 7 लेयर होते हैं जो आज हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो अगर ये साइंस नहीं है तो इनको इतना नॉलेज कहाँ से आया? तो ये हमारा अज्ञान है, मैं समझता हूँ, जो हम साइंस को अलग समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अलग समझते हैं। मैंने कहा कि अच्छे साइंटिस्ट गहराई में जाके स्पिरिचुअल बनते हैं और स्पिरिचुअल लोग अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अलग करना ठीक नहीं है। जैसे अभी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस भी होता है, तो वो कहते हैं कि साइंस स्पिरिचुअलिटी के बगैर अंधा है और स्पिरिचुअलिटी साइंस के बगैर पंगु है ना। तो जैसे अंधे को आप दिशा दिखाने वाला कोई है, आँख वाला, तो वो उसको लेके जा सकता है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट। तो आपको बचपन से ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में इंटरेस्ट था? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ना मुझे साइंस में इंटरेस्ट था ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। अच्छा, तो किस चीज़ में इंटरेस्ट था? मुझे जैसे बच्चों में होता है, खेलो, मौज करो, एंजॉय करो, यही था। मुझे इसमें बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो मतलब कैसे रहा आपका बचपन? बचपन को अभी आप क्या शब्द दोगे? मैं लोअर मिडिल क्लास में बड़ा हुआ हूँ। मुंबई के आज के ज़माने में उसको झोपड़पट्टी भी कह सकते हैं। चाल में बड़े हुए हैं हम, हमारे साथ झोपड़े लगे हुए रहते थे। और फिर वहाँ का जीवन आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है कि चारों तरफ नॉट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहता था कि जहाँ पर पुलिस को आने से भी डर लगता था, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है। हमारे एरिया में ऐसे लोग रहते थे जो दूसरे राज्यों में गलत काम करके यहाँ आकर छिपे रहते थे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस आते थे। अच्छा। और बचपन से मैंने राइट्स देखा हुआ है दो धर्मों के बीच में, तो बहुत कुछ देखा हुआ है कम उम्र में। उसका असर तो आपके ऊपर आता तो है। तो ऐसा कोई अनुभव जो अभी तक आपको याद है? मुझे याद आ रहा है, मैं
लगभग 6-7 साल का होगा। तो ऐसे ही राइट चल रहे थे हमारे एरिया में, दो धर्मों के बीच में। तो हमारा 1 रूम और किचन इतना ही था चाल में, और सबके दरवाजे कड़े बंद थे क्योंकि बाहर लोग तलवार लेके नाच रहे थे ज़ोर ज़ोर से, अपने धर्म के बारे में बहुत बड़े स्लोगन दे रहे थे, और हम खिड़की से बहुत कोने से देख रहे थे कि इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा है। और फिर उसमें से एक ने कहा कि इस घर को पहला फोड़ दो, काट डालो इनको। तो और वो लात मार रहे हैं हमारे दरवाजे के ऊपर, ज़ोरदार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत डरा हुआ क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा था, मेरे 3 बड़े भाई, माँ बाप, हम सब अंदर ऐसे जान हथेली में लेके, क्योंकि अगर दरवाज़ा टूट जाता है तो हमारे किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। और उस समय तो ऊपर वाले को ही याद करना होता है। लेकिन हमारा भाग्य अच्छा था कि उन्होंने बहुत लात मार के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टूटा नहीं। और उसी समय फिर पुलिस आए तो ये लोग भाग गए। तो ऐसा बचपन का अनुभव मुझे याद है। तो आपने कहा इन चीज़ों का असर होता था। डेफिनेटली, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, हमको समझ में नहीं आता है ना क्या हो रहा है, तो डर तो बैठ जाता है अंदर अंदर, एक डर बैठ जाता है। और फिर उस समय तो ये भी नहीं पता था कि अच्छे कौन है बुरे, क्योंकि जो व्यक्ति ने हमारे घर का दरवाज़ा बताया कि इनका पहला, वो हमारे साथ खेलता था लेकिन दूसरे धर्म में था, तो वो बदला लेने का भाव है। तो ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। लेकिन खुशी की बात है कि आज वो भाव मेरे अंदर से निकल गया है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी हमको पता चला है कि किसी का कोई दोष नहीं है ना। लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, उनकी मान्यताएं होती है, बिलीफ सिस्टम होती है। किसी का कोई दोष नहीं है मतलब? हर एक अपनी बिलीफ के साथ बड़ा हुआ है ना। इस समय हम देखते हैं कि हर एक को लगता है इस समय झगड़े का कारण, क्योंकि मैं इसका स्टडी किया तो मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान, तो मेरा भगवान या मेरे जो शास्त्र कहते हैं वही सच है, बाकी के सच नहीं है। ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ के वजह से वो है। अभी मैं जिस परिवार में पड़ा हुआ, मुझे बिलीफ दिया गया हमारे माँ बाप से, तो वो बिलीफ मेरे लिए सच लगते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हो और आप इन सब बिलीफ को चैलेंज करते हो, तो आपका दायरा सोचने का बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो एक प्रकार के क्राइम की बात हुई जहाँ पे बिलीफ। मैं इसको क्राइम नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं क्राइम एक बहुत बड़ा शब्द है। ये बिलीफ के वजह से लोग ये सब काम कर रहे हैं। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्सा हो रहे, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है ना। तो हमको, जैसे मैंने इस बिलीफ को चैलेंज किया, तब मुझे पता चला कि ये बिलीफ हेल्दी नहीं है ना। ओके। एक्चुअली सब सत्य को जानना चाहते हैं, सिर्फ सत्य को जानने का हर एक का तरीका अलग है। कोई हाथ जोड़ के उसको याद करता है, कोई हाथ खोल के याद करता है। तो क्राइम क्या है आपके हिसाब से फिर? क्राइम, मेरे हिसाब से क्राइम शब्द रखना नहीं चाहिए। रखना ही नहीं चाहिए। रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को जो मैंने समझा है कि यहाँ पर किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से तो छिप सकता है, ठीक है ना, और छिपते भी है। कई लोग झूठ बोलते हैं और बचते भी है कायदा कानून से, लेकिन वो ऊपर वाले की अदालत से बच नहीं सकते हैं। तो मेरा इसके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपके कर्मों से आप बच नहीं सकते हैं। आजकल हमारे पास, साइंस के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लाई डिटेक्टर है, पॉलीग्राफ है, बहुत कुछ है, आया है, नार्को टेस्ट करते हैं हम, उसमें भी आप ट्रेंड है तो वहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसे झूठ बोलते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। भले आप ये सब कुछ करो, ट्रेनिंग लो, इसमें से बचो, लेकिन आपकी बॉडी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो भी आपने किया है आपके अंदर रिकॉर्डेड है, और उसका जो भी एक्शन है उसका रिजल्ट तो आना ही है। सिर्फ वो हमको पता नहीं चलता है कब और कैसे आएगा। तो मेरा ऐसे मानना है। बाकी ये कायदा कानून व्यवस्था वो तो अपना काम कर लेता है, क्योंकि बहुत जेल में जाने के बाद मैंने बहुत लोगों से बात किया। जेल में जाने के बाद मतलब?
लेक्चर लेने के लिए। लेक्चर लेने के लिए अच्छा। तो ब्रह्मा कुमारी की सेवा होती है, तो बहुत सारे जेल में जाना हुआ। तो बीइंग अ काउंसलर मेरा ये हमेशा रहता है कि इनकी मानसिकता हम समझने की कोशिश करें। तो मुझे वंडर लगा, पढ़े लिखे लोग जेल में हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग जेल में हैं। अभी मैं कुछ समय पहले गया था, वहाँ एक डेंटल सर्जन जेल में है, डॉक्टर्स भी जेल में है। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो बोला हमने एक कंपाउंडर को रखा था, तो वो बहुत अच्छी थी, फीमेल थी और वो बहुत सहयोगी थी, लेकिन उसने फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप मेरे साथ शादी करो, जो इनको नहीं करना था। तो उनके ऊपर फिर गलत आरोप लगाया गया और उनको जेल में भेजा गया। तो वो सुना रहे थे। अच्छा। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन वो कुछ कारणवश जेल में पहुंचे हुए हैं। एक प्रिंसिपल था, मुझे तो वंडर लगा, अब ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनसे ऐसे कर्म हुए हैं कि वो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे। तो मैंने कहा सर आप तो अच्छे हैं, आपके ऐसे बहुत लोग जिनके द्वारा मर्डर हुआ है। तो मैंने पूछा आप तो अच्छे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तब सबने एक ही जवाब दिया, सब हम लोग बुरे नहीं हैं, हम अच्छे घर के, हमारे संस्कार भी अच्छा है। मैंने कहा फिर हुआ क्या? तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, वो हीट ऑफ द मोमेंट में माझी सटक ली। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में आपको संभालना होता है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आपने नहीं संभाला तो आपसे कर्म हो गया। कर्म हो गया तो फिर उसका तो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। तो मैंने ये देखा है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आपको संभालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू लैंड अप इन जेल। तो वहाँ पर आप उनको क्या बातें बताते थे और आपने ऐसा कुछ परिवर्तन देखा किसी में कि जो बहुत। आपने बताया और फिर परिवर्तन आया? देखो मैं नासिक का बताना चाहूँगा। नासिक में एक जेल है जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी रेगुलर कोर्सेज करती है, बाकी बहुत जगह पे है। तो वहाँ की भाई बहनें हमको कहते हैं कि हमने यहाँ पे अभी नासिक जेल में मेडिटेशन सिखाने के बाद ब्रह्मा कुमारी का एक डेली क्लास होता है जिसको मुरली क्लास कहते हैं। वो मुरली सुनने के बाद उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि कई लोगों ने नासिक जेल के अंदर रहने के बाद डिस्टेंस एजुकेशन हमारा कोर्स था YCMOU का, वो डिग्री हासिल किया अंदर बैठ के हुए। अच्छा। हाँ, BA का डिग्री यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी टाई अप के साथ में। और वो जब छूटे तो बाहर बहुत अच्छे उनको जॉब मिला, तो उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो ये मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, मिराकुलस रिज़ल्ट देख रहा हूँ। जो रोज़ जिस जेल में हमको परमिशन देते हैं और जहाँ रेगुलर क्लास चलता है, तो इट इज़ एज गुड एज ब्रह्मा कुमारी सेंटर। और वो राह देख रहे होते कि कब ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें आते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं। जो आप बातें बता रहे हो, जिस प्रकार की सेवा आपने की, उसके लिए भी एक निडर होकर करना ज़रूरी है। तो आप पहले कह रहे थे कि वो डर था बचपन में, और अभी तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से बिल्कुल निडर है आप। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ फिर? देखो, डर मेरे हिसाब से तब तक रहता है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस रहते हैं। डर की जड़ है कि आपके बॉडी का कॉन्शियसनेस रहेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब? माना आप देह समझते हैं अपने आप को, क्योंकि देह है तो जाएगा। फियर का जड़ जो है वो अटैचमेंट है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। तो मैं इस शरीर में कंफर्टेबल और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही आपने आध्यात्मिकता का ज्ञान ले लिया, ब्रह्मा कुमारी का पहला चैप्टर मेडिटेशन का, कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, और जिस समय आपको ये अंदर से रियलाइज़ होता है कि आप कभी भी मरते नहीं हैं, ये रियलाइजेशन की बात है, थ्योरी की बात नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान शास्त्रों में भी है। श्रीमद् भगवद गीता के भी दूसरे अध्याय में ये ज्ञान है। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, ऐसे श्लोक आता है। तो ये ज्ञान है, लेकिन एक है ज्ञान और एक है ज्ञान का अनुभव। तो जब वो अनुभव हो जाता है ना, तब वो डर खत्म हो जाता है। तब तक आपको डर रहेगा। तो आपको वैसा अनुभव हुआ फिर? अनुभव हुआ, वही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डर समाप्त हो जाता है। किस प्रकार का अनुभव हुआ? बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं बचपन में ये जो राइट वगैरह देखा, तो मैं देखता था कि लोग भगवान के नाम पर ही झगड़ा करते हैं। तो हमको आपका भगवान ही नहीं चाहिए। हमारे घर में तो बहुत भक्ति वाला वातावरण था। महाराष्ट्र का घर है, तो
हर महीने में एक संकष्टी चतुर्थी करके दिन होता है, तो हमारे घर में सबका उपवास होता था। और शाम को जब तक वो चांद का दर्शन नहीं होगा तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा, और मेरे को भूख लगती थी। तो मैं बोलता था तुमको जो करना है करो, मेरे को भोजन चाहिए। तो मेरे अकेले के लिए भोजन बनता था। तो वो घर वाले भी कहते थे कहाँ से हमारे घर पे पैदा हो गया? क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए। तो मैं शाम को जाके चांद का राह देखता था, कब आएगा और कब मेरे को खाना मिलेगा। घर में गणेश को मानते थे। अभी माँ बाप ने दिया है तो हम करते थे, लेकिन अंदर से वो नहीं था। मुंबई में एक सिद्धि विनायक मंदिर है, मुझे वो मंदिर का स्थान अच्छा लगता था, पर वो ऐसी भावना नहीं है अंदर से कि उपवास करना चाहिए वगैरह। शरीर के लिए ठीक है, लेकिन वो भावना नहीं थी मेरे अंदर। ऐसे लोगों को ही भगवान पहले पकड़ता है। तो हमारे जो टीचर थे जिन्होंने हमको सर्जरी सिखाया, तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, और भी इंटर्नशिप थे, तो वो मेरे को साइड में लेके ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनाते थे कि अभी न्यूक्लियर वॉर होगा, ज़मीन का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा, जो बीज हम डालेंगे वहाँ अपने आप सब पेड़ आ जाएंगे, माना खेती हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। तो मैं मन ही मन में कहता था ये बुढ़ा क्या बोर कर रहा है मेरे को, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए चुपचाप सुनते थे। हमने सोचा था बूढ़ा है भूल जाएगा, बूढ़ा था लेकिन ब्रह्मा कुमारी से था। तो रोज़ मुझे नई नई बातें सुनाता, तो मैं हाँ हाँ करता था और मैं टालता रहता था। एक दिन उन्होंने कहा इनका हेडक्वार्टर माउंट आबू में, तुम जाओ। तो मैंने कहा अभी जाना तो नहीं है। मैंने कहा सर बाद में सोच के बताता हूँ। तो हर वक्त मैं बहाना देता था, और ये हमारे सर हमको बोलते थे एक बार जाओ। तो मैंने सोचा क्या करना है ये ब्रह्मा कुमारी, एक तो इतना बड़ा नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घूमने के लिए मैं गया था। तो जो घूमने के लिए मैं गया, तो वहाँ पे जैसे ही लैंड हुआ, मैंने कदम रखा, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। क्योंकि वहाँ जब ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में गए 95 में, तो वहाँ पांडव भवन करके स्थान है, वहाँ पे सामने श्री कृष्ण का मूर्ति है छोटी गेट पे। तो उसको देखते ही मैं रह गया, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। ऐसे लगा कि यहाँ पर मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, ऐसा आपको लगा? ऐसा फीलिंग आया। इसको देजा वू फिनोमेना बोलते हैं। yes. तो मुझे ऐसे लगा, सब याद आने लगा कि इसके पीछे ये, उसके आगे वो है, उसके आगे वो है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार गया था। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसे क्यों हमें कभी कभी लगता है? मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मेरा पूरा स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने देखा, कभी सोचा नहीं था स्पिरिचुअल, कभी सोचा नहीं था कि कभी सोचा नहीं था कि ब्रह्मचारी रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पिछले कुछ कर्म होते हैं, है ना, जो हमको खींच रहे होते हैं। नहीं तो ये जन्म है एक ऐसे परिवार में जहाँ बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन वन फाइन डे ऑल ऑफ अ सडन आई लेफ्ट एवरीथिंग, है ना, जो मुझे नहीं पता था। ऐसी हालत थी कि नॉनवेज नहीं मिलना तो जीना मुश्किल था। ऐसा व्यक्ति सडनली छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति जो 8 बजे के पहले कभी उठा नहीं है, वो सुबह 4 बजे उठने लगा। और आगे पढ़ना बहुत शौक था, लेकिन सडनली छोड़ दिया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। और मैं बहुत होमसिक व्यक्ति हूँ। होमसिक माना था कि MBBS की पढ़ाई के लिए घर से 3 घंटे के दूरी पर हमारा कॉलेज 2 घंटे का, तो वहाँ जाके पढ़ाई करना मेरे से रहा नहीं गया, मैं वापस आ गया घर पे। ऐसा व्यक्ति सडनली सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया, तो ये मेरी पावर नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पिछले जो भी कर्म है, संस्कार है, वो एक्टिवेट हो जाते। मैकेनिज़्म कौन सा है मुझे नहीं पता। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया तो एक लाइट मेरे आंखों के सामने आती थी, एक जैसा आप उसको जुगनू कह सकते हैं, चमक रहा है। अभी हमने सुना था कि आंखों के सामने तारे आते हैं, माना आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, बोला मुझे दिन में तारा दिखाई देता है। तो इट्स अ सिम्टम ऑफ्थेल्मोलॉजी में, आँख की बीमारी है। तो उन्होंने चेक किया, बोला आपका पर्दा ठीक है, नंबर भी ठीक है, हो सकता है आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो उन्होंने मुझे विटामिन का कोर्स दिया, मैंने वो भी किया, लेकिन वो तारा नहीं जा रहा है।
आखिर में फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ योगी थे निर्वेर भाई करके, उनको पूछा तो उन्होंने कहा तुम बुद्धू हो, तुमको साक्षात्कार हो रहा है। मैंने किसका? बोला आत्मा का। मैंने कहा फायदा क्या इसका? मैंने तो कुछ मांगा नहीं था कि मुझे हो, और मैंने नोटिस किया कि मुझे कब होता है, जब मैं कोई गहन चिंतन में हो, किसी को कुछ समझा रहा हूँ, तब वो स्टार आ जाएगा। और इतना सुंदर रहता है वो स्टार कि बहुत शीतल रहता है, चमकने वाला, बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये सब मेरे को होने लगे, और ये फ्रिक्वेंटली होने लगे, आज भी होते हैं मेरे को ये, पर मैं इसके तरफ ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि इससे हमारे संस्कार परिवर्तन में कोई फायदा नहीं होता। तो ये क्या होता है स्टार? ये स्टार स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अभी ये कहना मुश्किल है कि आत्मा है या परमात्मा है। शास्त्रों में ऐसे लिखा है गाइडिंग एंजल्स होते हैं, है ना, कोई है आपको मदद कर रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर अनुभव करता हूँ कि मेरी कैपेसिटी नहीं है 200-300 श्लोक याद करने की। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पीजी छोड़ दूँ। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि एमबीबीएस होते हुए मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनूँ। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसा है कि एमडी फार्मैक वालों को ही लेते हैं, पर मेरे हाथ के नीचे एमडी फार्मैक काम कर रहे थे। ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये कैसे हुआ? भक्ति मार्ग में इसको ग्रेस बोलते हैं। ग्रेस माना कृपा बोलते हैं। मुझे नहीं पता, पर मुझे ये स्पष्ट अनुभव होता है कि कोई तो शक्ति मेरे को मदद कर रही है, गाइड कर रही है। आई डोंट नो वो क्या है, पर मुझे अंदर से फोर्स आता है। और मैं आज भी 25 दिन ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं कि कोई तो उठा रहा है। अभी भी मैं थकता हूँ तो मैं सुबह उठना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर को संभालता हूँ, लेकिन कोई आके बिस्तर को हिला देता है। ऐसे तो आपको मुझे लगता है? समझ में तो हिला कौन रहा है। और एक बार आँख खुल गई तो अभी क्या करे, उठ के बैठो, मेडिटेशन करो। कितने बजे सुबह? वो टाइम फिक्स नहीं है, 3 और 4 के बीच में। अच्छा। यूजुअल टाइम इज 3 और 3:30 के बीच Okay. में। कभी कभी 1:30-2 बजे भी आँख खुल जाती है। अभी नींद ही नहीं आ रही, करे क्या, तो मेडिटेशन करते हैं। तो कोई तो है ये करवा रहा है। तब मुझे भक्ति मार्ग का वो शब्द याद आया कि करन करावनहार है, ठीक है ना। तो वो यूज़ कर रहा है और मैं यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी कैपेसिटी नहीं है ये सब करने के। इट इज़ क्लियर एक्सपीरियंस।